Welcome students. Today's topic is insolvency of DROI in Bills of Exchange chapter. आज का हमारा टॉपिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दिवालियापन है, ड्रॉई के दिवालियापन से संबंधित है। जैसा कि हम जानते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज में दो पार्टी होते हैं, ड्रॉयर और ड्रॉई। इन दोनों के बीच में स्टार्ट होता है लेन देनों की बिगनिंग होती है फ्रॉम क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शंस, इन अदर वर्ड्स क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेजेस। इसके पश्चात एक्सेप्टेंस ऑफ बिल की बात आती है एंड नेक्स्ट बिल का पेमेंट हो जाने की बात आती है, जिसे हम ऑनर ऑफ बिल कहते हैं। इसके लिए चार कंडीशन ड्रॉयर क्या था, आइदर बिल रिटेन्ड बाय ड्रॉयर और बिल डिस्काउंटेड और बिल इंडोर्स्ड और बिल्स फॉर कलेक्शन। किसी भी कंडीशन में ऑन ड्यू डेट पेमेंट हो जा रहा है और साथ ही साथ पेमेंट नहीं हो रहा है, जिसे हम डिसऑनर ऑफ बिल के नाम से आपके सामने में प्रेजेंट कर चुके हैं विद एग्जांपल। इसके पश्चात अगर डिसऑनर होता है तो ड्रॉई रिक्वेस्ट करता है कि अभी हम नहीं पेमेंट कर पा रहे हैं, ये रीजन है। इस कारण से ड्रॉयर और होल्डर ऑफ द बिल जो है बिल पर नोटिंग चार्जेस पे करके एक सर्टिफिकेट ले लेता है कि ड्रॉई ने बिल्स का पेमेंट नहीं किया है। और नेक्स्ट फ्रेश एग्रीमेंट होता है। इसके लिए इंटरेस्ट की अकाउंटिंग होती है, निश्चित रूप से फर्दर और एक्सटेंडेड पीरियड के लिए इंटरेस्ट का डिमांड करेगा ड्रॉई से, और इंटरेस्ट के पश्चात रेन्युअल ऑफ बिल हो जाती है। अब रेन्युअल ऑफ बिल के बाद मान लीजिए फिर ड्यू डेट आता है उस बिल का और ड्रॉई पेमेंट नहीं करता है, तो बार बार अगर ड्रॉई पेमेंट नहीं करता है, इसका मतलब इसके पीछे में जरूर कुछ मेजर रीजन है, मेन पॉइंट है। क्योंकि अगर एक बार कोई आदमी पेमेंट नहीं करता है तो अगली बार हर काम को छोड़ करके उसे प्रायोरिटी बेसिस पर उसे पेमेंट करना चाहिए। लेकिन नेक्स्ट टाइम में भी अगर वो पेमेंट नहीं करता है तो इसका मतलब माना जाता है, प्राय हम देखते हैं कि वह पेमेंट के पोजीशन में ही नहीं है। ये बोल नहीं पा रहा है कि हम पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन वो पेमेंट के स्थिति में नहीं हम पाते हैं। दूसरे शब्दों में वो इंसॉल्वेंसी की स्थिति में आ गया है, वो पेमेंट नहीं कर सकता, पूरी तरीके से उसका पेमेंट नहीं कर सकता है। इस कंडीशन में इस कारण से हम क्या देखते हैं, तो या तो उससे कुछ पैसा मिलता है इंसॉल्वेंसी के कारण और कुछ पैसा नहीं मिलता है। इन सभी स्टेप्स के लिए क्या अकाउंटिंग होगी, इनमें से मैक्सिमम स्टेप्स की अकाउंटिंग तो हम बता चुके हैं। आज हम विशेष रूप से इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई के केस में क्या अकाउंटिंग होगी उस पर हम गौर करेंगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉयर और ड्रॉई विथ एग्जांपल। आगे के वीडियो के अगले या वीडियो के आगे के पार्ट में या अंत तक आप आवश्यक रूप से हमारे वीडियो को देखिए, क्योंकि शुरू में हम कंसेप्ट की जानकारी दे रहे हैं तो बाद में विथ एग्जांपल उसको सॉल्व करके आपके सामने में प्रेजेंट करेंगे। और एक बात स्पष्ट रूप से हम कह दें कि आप हमारे वीडियो को रेगुलर देखिए, किसी भी चैप्टर को रेगुलर वन बाय वन वीडियो देखते जाइएगा और उससे रिलेवेंट क्वेश्चन को बुक से सॉल्व करते जाइएगा, तो पढ़ना बिल्कुल आसान हो जाएगा। साथ ही साथ आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि बार बार हमारा नया वीडियो आने पर आपको तुरंत इसकी जानकारी नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए। साथ ही साथ आवश्यक रूप से आप हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अभी हम पोजीशन देख रहे हैं डे बाय डे अनसब्सक्राइब्ड व्यूअर्स की संख्या बढ़ते चली जा रही है। ये हेल्दी पॉइंट है, ये अच्छी बात है। निश्चित रूप से इसका मतलब साफ है कि हमारे वीडियो को देखने वाले बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसे ही हमारे वीडियो उनको पसंद आने लगता है, वो हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करके चले जाते हैं। तो सबसे पहले आज हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज में इंसॉल्वेंसी केस में ड्रॉयर के यहाँ के कंडीशंस की जानकारी हम आपको रिवीजन के तौर पर प्रेजेंट करने जा रहे हैं। ड्रॉयर सबसे पहले क्या करता है, तो क्रेडिट सेल करता है, फिर क्या करता है, एक्सेप्टेंस की बात होती है, इसके पश्चात क्या होता है, तो ऑनर ऑफ बिल की बात आती है। इसमें चार कंडीशन केसेस बतलाए थे, बिल रिटेन्ड बाय ड्रॉयर टिल ड्यू डेट एंड पेमेंट रिसीव्ड। The condition था बिल डिस्काउंटेड, सी कंडीशन था इनोर्समेंट, और लास्ट कंडीशन था हमारा
बिल्स फॉर कलेक्शन। इन सभी केसेस में बिल का पेमेंट हो जाता है, तब तो आपको हम इसकी अकाउंटिंग बतला चुके हैं, इसमें कोई समस्या आपके सामने में तो आया नहीं। हाँ, अगर ड्यू डेट आने पर पेमेंट नहीं होता है तो इस कंडीशन में बिल रिटेन में पेमेंट होने पर यहाँ पर तो ड्रॉयर क्या है, अकाउंटिंग होगी नहीं, इसमें भी नहीं होगी, लेकिन इसके ड्यू डेट में कलेक्शन इस कंडीशन में और इस कंडीशन में चूंकि ड्रॉयर को खुद पेमेंट मिलता है, इसलिए ड्यू डेट में ऑनर की एंट्री बनाएंगे कैश टू ईयर, और उस कंडीशन में बैंक बिल्स फॉर कलेक्शन। इसके पश्चात मान ले रहे हैं ऑनर नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, डिसऑनर। और डिसऑनर होने पर प्रोसेस लीगली चलेंगे तो नोटिंग चार्जेस भी पे करेगा होल्डर ऑफ द बिल। इसमें भी ये चारों में से कोई भी कंडीशन हो सकता है। इन सभी की अकाउंटिंग हम आपको बता चुके हैं पुराने या पिछले वीडियो में। इसके बाद निश्चित रूप से ड्रॉई रिक्वेस्ट करता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वेस्ट ऑफ द ड्रॉई हम एक टाइम एक्सटेंड करते हैं पेमेंट बाद में करने के लिए, उनको और पीरियड प्रोवाइड करते हैं, तो इस कारण से एडिशनल अमाउंट चार्ज किया जाता है, दैट इज नोन एज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट में भी दो कंडीशन था, कैश रिसीव्ड होता था और रिसीवेबल विद बिल अमाउंट या ड्यूज अमाउंट। इसके पश्चात होता था रेन्युअल ऑफ बिल। और फिर इसका जब ड्यू डेट आया और डिसऑनर हो रहा है, दूसरे शब्दों में हम क्या पाते हैं, नॉर्मली इसके ड्यू डेट में पेमेंट नहीं होने के केस में इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉइंग पाते हैं। तो इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉइंग के कंडीशन में जैसा कि हम जानते हैं, जैसा केस में बिल रहेगा, बिल अगर रिटेन्ड है तो ड्रॉई टू बीआर के रूप में डिसऑनर की एंट्री बनाएगा, डिस्काउंटेड है तो ड्रॉई टू बैंक इन्वेस्टमेंट में है तो ड्रॉई टू बिल्स फॉर कलेक्शन है तो ड्रॉई टू बिल्स फॉर कलेक्शन। इस तरीके से जैसे ही बोलता है इंसॉल्वेंसी, इसका मतलब डिसऑनर होगा, पेमेंट नहीं हुआ, पूरा पेमेंट नहीं हुआ, मतलब इंसॉल्वेंसी डिसऑनर होगा। इतना तो बिल्कुल क्लियर है। इसके पश्चात आती है बात, जब डिसऑनर हो गया, इंसॉल्वेंसी हो गई, तो हम क्या देखते हैं, पार्टली कैश रिसीव्ड की स्थिति होगी एंड पार्टली थोड़ा पैसा मिलेगा, वो पूरा तो देने के पोजीशन में है नहीं, नॉट रिसीव्ड नहीं मिलेगा, जो नहीं मिलेगा इक्वल टू बैड डेट्स, डूब गया, समाप्त हो गया, बात खत्म हो गई। और जो मिल गया उसे हम क्या कहेंगे, कैश। तो ड्रॉयर के बुक में इस कंडीशन में एंट्री होगी, जो पैसा मिला कैश अकाउंट डेबिट, और जो पैसा नहीं मिला वो बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। और जो भी मिला नहीं मिला वो किससे मिला, ऑलरेडी हम डिसऑनर कर चुके हैं, बिल कैंसिल हो चुका है, इसलिए जो भी मिला नहीं मिला किससे मिला, नहीं मिला ड्रॉइज। इस तरीके से यहाँ पर कैश रिसीव्ड अमाउंट दिखलाएंगे, ड्यूज जितना भी था, रेन्युअल ऑफ बिल का जो भी अमाउंट था उसमें से कैश रिसीव्ड कितना है, कैश नॉट रिसीव्ड कितना है, वो बैड डेट्स में आ जाएगा। और ड्रॉई में तो टोटल ड्यूज अमाउंट, टोटल ड्यूज और न्यू बिल अमाउंट, न्यू बिल अमाउंट इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई। और ड्रॉई के यहाँ क्या क्या कंडीशन या पॉइंट ऑफ ट्रांजैक्शंस होता है, पूरा फ्रॉम वेरी बिगिनिंग एंड अप टू इंसॉल्वेंसी, हम इसकी भी जानकारी आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये क्या कर रहा है, क्रेडिट परचेज करेगा, फिर क्या करेगा, एक्सेप्टेंस गिवन, फिर क्या करेगा, ड्यू
डेट आने से ऑनर ऑफ बिल, बिल का पेमेंट करेगा। बिल कहीं भी हो इसको तो कोई मतलब नहीं है, ये जानता है ड्रायर को। बीपी टू ड्रायर की अकाउंटिंग ऑनर ऑफ बिल में, बीपी टू कैश की अकाउंटिंग ऑनर ऑफ बिल में होगी। या इसके जगह पर थर्ड प्लेस में डिसऑनर ऑफ बिल, पेमेंट किया तो मानेगा ड्रायर का, पेमेंट नहीं किया तब भी मानेगा ड्रायर का पेमेंट नहीं किया, तो डिसऑनर ऑफ बिल की कंडीशन में एंट्री होगी बीपी टू ड्रायर। बिल कैंसिल कर दिया और पेमेंट करना बाकी रह गया ड्रायर। डिसऑनर के साथ साथ अगर नोटिस चार्जेस है तो दोनों की कंबाइंड एंट्री कर देंगे हम। नेक्स्ट स्टेप इसमें यहाँ भी आता है आपका फोर्थ पॉइंट में इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आइदर कैश पेड और पेबल विथ द अमाउंट ऑफ बिल। इस तरीके से इंटरेस्ट के बाद रेन्युअल ऑफ बिल की बात होगी। रेन्युअल ऑफ बिल, बिल के नवीनीकरण की बात होगी, बिल नया लिखा जाएगा। दूसरे शब्दों में एक्सेप्टेंस गिवन। इसके बाद इसका जब ड्यू डेट आएगा और वो पेमेंट नहीं कर रहा है, या दूसरे शब्दों में इंसॉल्वेंसी आ जाता है। बार बार पेमेंट नहीं करने का मतलब इंसॉल्वेंसी की स्थिति। दूसरे शब्दों में डिसऑनर, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या हो गया, वो पेमेंट नहीं करेगा, मतलब डिसऑनर ऑफ बिल। इसके यहाँ तो आप डिसऑनर ऑफ बिल की एंट्री जानते ही हैं, पहले से भी बताया हुआ है। बीपी टू ड्रायर की अकाउंटिंग होगी। और इसके बाद हम देखते हैं सेवेंथ प्लेस में पार्टली अमाउंट्स पेड, जितना दिया वो तो कैश के नाम से जाना जाएगा। और पार्टली नॉट अमाउंट्स नॉट पेड, जो नहीं दिया जा रहा है, निश्चित रूप से वो इसके लिए फायदा है। जो दे पाया, जो नहीं दे पाया वो फॉरएवर नहीं देगा, इसलिए इसको हम एफिशिएंसी अकाउंट के नाम से लिखना है। तो इससे रिलेटेड क्या अकाउंटिंग होगी, निश्चित रूप से पेमेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है, किसे, ड्रायर टू कैश पेड अमाउंट जितना भी है टू एफिशिएंसी अकाउंट, फायदा हो गया इसके लिए। इस तरह से ड्रॉई के यहाँ कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या अकाउंटिंग होगी, दोनों पार्टी के यहाँ वन बाय वन हम इसकी जानकारी दिए। अब एक एग्जांपल के साथ हम इस पॉइंट को स्पष्ट रूप से क्लियर करते हैं। अब हम आपके सामने में इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्रॉई से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसको हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ इस क्वेश्चन में एक और प्रॉब्लम हमने डाला है कि फर्स्ट बिल के डिसऑनर के कंडीशन में पार्ट अमाउंट का पेमेंट, पार्ट पेमेंट ड्रॉई के द्वारा ड्रॉयर को कर दिया जाता है, और पार्ट पे अमाउंट से ही फिर ड्यूज अमाउंट से ही रेन्युअल ऑफ बिल की बातें होती हैं। जैसा कि क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से कहा गया है, बी एक्सेप्टेड अ बिल फॉर 3 months of rupees 10,000 and discounted with his banker at the rate of 10% per annum. On due date, the bill was dishonored and not noting charges paid rupees 100. B paid rupees 4,000 and noting charges to A and accepts another bill for 3 months with interest at the rate of 8% per annum. But before maturity, B became insolvent and realized only half of the dues amount, pass necessary journal entries in the books of A and B. First of all, इसका सॉल्यूशन हम प्रेजेंट करने जा रहे हैं। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ A मींस ड्रायर। तो ड्रायर का पहला केस क्या हो रहा है, पहली बात क्या हो रही है, तो एक्सेप्टेंस रिसीव कर रहा है, बी एक्सेप्टेंस दे रहा है मींस ए एक्सेप्टेंस रिसीव कर रहा है। एक्सेप्टेंस रिसीव करेगा, बिल आने की स्थिति है, बीआर अकाउंट डेबिट टू बी। कितने अमाउंट से होगा, तो 10,000। नरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेप्टेंस फॉर बिल रिसीव्ड।
इसके पश्चात इमीडिएटली वो बिल को अपने बैंक से डिस्काउंट करा लेता है। डिस्काउंटिंग की एंट्री बनाएंगे। डिस्काउंटिंग की क्या एंट्री बनती है? तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बी आर। कितने अमाउंट का बिल है? 10,000 का। डिस्काउंट अमाउंट कितना निकलेगा? तो इसका कैलकुलेशन हम रफ में कर लेंगे। 10,000 इनटू डिस्काउंट का रेट है 10% पर एनम और पीरियड ऑफ बिल है 3 मंथ्स, डिवाइडेड बाय 100 इनटू 12। 3 4 जा 12, डबल जीरो कट हो गया तो 25 10 250 रुपीस डिस्काउंट है। डिस्काउंट में आ गया हमारा 259,750 कैश में आ गया। डिस्काउंटिंग के पश्चात इसका ड्यू डेट आ रहा है और ड्यू डेट में पेमेंट नहीं हो रहा, नोटिंग चार्जेस भी लग जा रही है। इस कंडीशन में अकाउंटिंग बिल बैंक में है, डिसऑनर हो रहा है, तो ड्रॉइंग मींस बी डेबिट और टू बैंक। नोटिंग चार्जेस भी हो रहा है, इसलिए इंक्लूडिंग नोटिंग चार्जेस डिसऑनर की एंट्री बनाएंगे। इस नोटिंग चार्जेस का अमाउंट है 100 रुपीस, 10,000 100 रुपीस से हो। नोटिंग चार्जेस के पश्चात फिर इंटरेस्ट की बात आती है, लेकिन उससे पहले पार्ट पेमेंट रिसीव हो रहा है। तो पार्ट पेमेंट रिसीव हो रहा है तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट। किससे मिल रहा है? बी। कितना मिल रहा है? तो 4,000 एंड नोटिंग चार्जेस, मतलब 4,100। इसके पश्चात क्या हो रहा है? नोटिंग चार्जेस मिलने या पार्ट पेमेंट मिलने के बाद ए बी पर 3 मंथ्स के लिए फ्रेश बिल लिखता है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा इंटरेस्ट के लिए अकाउंटिंग होगी। इंटरेस्ट इसके लिए फायदा है, मिलना किससे है? बी। बी टू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का कैश पेमेंट नहीं हो रहा है, कैश पेमेंट नहीं मिल रहा है। अब इंटरेस्ट के अमाउंट का भी कैलकुलेशन करेंगे। ड्यूज अमाउंट कितना है? तो 6,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 8%। और पीरियड ऑफ न्यू बिल या फ्रेश बिल एडिशनल पीरियड क्या है? 3 मंथ। 100 into 12, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। इस तरीके से 120 रुपीस हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के पश्चात नेक्स्ट जो हमारा स्टेप आता है वो रेनुअल ऑफ बिल के लिए। तो रेनुअल ऑफ बिल के लिए एंट्री बनेगी डीआर डेबिट टू ड्रॉई मींस बी। कितने रुपए से? तो रिमेनिंग अमाउंट 6,000 है और 120 हमारा इंटरेस्ट है, तो 6,120 रुपीस। अब इसका समय आने से पहले ही इंसॉल्वेंट हो रहा है एम्प्लॉय। तो इंसॉल्वेंसी कंडीशन में जो अकाउंटिंग बनती है, मतलब डिसऑनर की अकाउंटिंग बनेगी। तो एंट्री बनेगी बी डेबिट टू बी आर, ड्रॉई टू बी आर। किस अमाउंट से? तो 6,120 रुपीस। और इसके बाद डिसऑनर के पश्चात पार्ट पेमेंट मिलता है, पार्ट पेमेंट नहीं मिलता है, तो अकाउंटिंग हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट, बैक डेट्स डेबिट। 50% मिल रहा है, हाफ ऑफ द अमाउंट जितना भी ड्यूज है उसका मिल जा रहा है टू बीस अकाउंट। मिलना चाहिए 6,120, इसका मतलब मिल रहा है 3,060, नहीं मिल रहा है 3,060, 50% मिल जा रहा है। इस तरीके से इन सभी कंडीशन में हम नरेशन लिख देंगे। यहाँ पर तो एक्सेप्टेंस, इसका नरेशन तो हो जाएगा एक्सेप्टेंस रिसीव्ड के लिए, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल के लिए, यहाँ पर डिसऑनर ऑफ बिल के लिए। ये एंट्री है डिसऑनर ऑफ बिल, डिसऑनर प्लस नोटिंग चार्जेस। इसके पश्चात पार्टली अमाउंट रिसीव्ड है, इसका नरेशन में पार्टली अमाउंट रिसीव्ड है। यहाँ पर इंटरेस्ट रिसीवेबल है, इंटरेस्ट रिसीवेबल का कंडीशन है, नगद नहीं मिल रहा है, बाद में मिलेगा। यहाँ पर एक्सेप्टेंस रिसीव्ड होगा फॉर न्यू बिल। इसके पश्चात यहाँ पर डिसऑनर हो रहा है,
फिर से डिसऑनर हो जा रहा है, और फिर यहाँ पर इंसॉल्वेंसी के कारण, इंसॉल्वेंसी ऑफ ड्राई, ओनली 50% ऑफ द ड्यूज रियलाइज्ड, उसी के लिए ये एंट्री बनाया है। दूसरा पार्टी है ड्रॉई, उसके यहाँ क्या अकाउंटिंग होगी? ड्रॉई सबसे पहले क्या करेगा? निश्चित रूप से एक्सेप्टेंस गिवन, ए इज द रिसीवर, और बिल जा रहा है, ड्रॉई जब भी लिखेगा अपने बुक में बीपी लिखेगा किस अमाउंट से? 10,000 से। एक्सेप्टेंस के बाद वो डिस्काउंटिंग कराता है, इससे कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट ड्यू डेट आने पर यहाँ पर एक्सेप्टेंस गिवन फॉर 3 मंथ्स, यही बात नरेशन में चली जाएगी। एक्सेप्टेंस देने के बाद डायरेक्ट ड्यू डेट में आएगा। ड्यू डेट में डिसऑनर प्लस नोटिंग चार्ज दोनों के लिए कंबाइंड एंट्री बनेगी। डिसऑनर होने पर एंट्री बनेगी डीपी डेबिट, नोटिंग चार्जेस एक्चुअली इसका एक्सपेंस है, इसलिए नोटिंग चार्जेस डेबिट, और ये दोनों का दोनों पैसा किसे देना है? तो एक को देना है। 10,000 हमारा बिल अमाउंट है, 100 नोटिंग चार्जेस है, टोटल 10,100। इसके बाद ड्यू डेट में ही सेम डेट में पार्टली अमाउंट इंक्लूडिंग नोटिंग चार्ज रिसीट, उसका पैसा मिल जा रहा है। एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बी 4,100, 4,100 नगद मिल गया, और रेस्ट अमाउंट प्लस इंटरेस्ट के लिए रेन्युअल अब बिल हो रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारा फॉर इंटरेस्ट रिकॉर्ड करने के लिए अकाउंटिंग बनाएंगे। इंटरेस्ट इसके लिए एक्सपेंस है, इसलिए इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, और पे करना है किसे? एक कितना अमाउंट इंटरेस्ट का निकला था हमारा? तो 120 रुपीज। नेक्स्ट इंटरेस्ट देने के बाद रेन्युअल ऑफ बिल, और एक्सेप्टेंस फॉर न्यू बिल गिवन, acceptance given for new bill, तो एक्सेप्टेंस दे रहा है रिसीवर अभी टू बीपी, इस बार अमाउंट कितने से होगा? तो 6,120। अब इसका भी ड्यू डेट आया आफ्टर 3 मंथ्स, मतलब आफ्टर 3 मंथ्स ड्यू डेट आएगा, और ये पेमेंट नहीं करेगा, बैंक्रप्सी आ रही है, दिवालिया हो जा रहा है, मतलब पेमेंट नहीं कर रहा है। बीपी डेबिट टू ड्रॉयर, ये इंसॉल्वेंसी है, दूसरे शब्दों में डिसऑनर ऑफ न्यू बिल, डिसऑनर ऑफ न्यू बिल, नए बिल के डिसऑनर की बात है। इसके पश्चात डिसऑनर हो गया तो पार्टली अमाउंट पेड एंड पार्टली नॉट पेड, पार्टली अमाउंट्स पेड एंड पार्टली नॉट पेड, थोड़ा पैसा दिया और थोड़ा नहीं दिया। तो फिलहाल बिल कितने रुपए से डिसऑनर हुआ? 6,120, आधा दिया और आधा नहीं दिया। दिया किसे? तो ए को ए डेबिट, देना कितना था? 6,120, पेमेंट कितना किया? हाफ कैश में जाएगा कितना? तो 3,060, नहीं दिया मतलब इसके लिए फायदे की बात है, क्रेडिट करेंगे। एफिशिएंसी 3,060, आधा दिया और आधा नहीं दिया। इस तरीके से दोनों पार्टी के यहाँ अकाउंटिंग की पूरी जानकारी हम आपके सामने में प्रेजेंट कर दिए हैं। अब आपका काम है इस टॉपिक तक, यानी इसके बाद हम कह सकते हैं लेजर अकाउंटिंग बच जाता है,
और प्रायः पूरी जानकारी हम आपके सामने में प्रेजेंट कर दिए हैं। तो इस टॉपिक तक जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में है जरूर आवश्यक रूप से उसे बना लीजिए। अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो निश्चित रूप से बिल्स ऑफ एक्सचेंज से ही रिलेटेड लेजर अकाउंटिंग की जानकारी हम अगले वीडियो में विथ एग्जाम्पल प्रेजेंट करेंगे। हमें उम्मीद है आप हमारे वीडियो को जैसे हम बतलाए हैं वन बाय वन एक एक पॉइंट प्रॉब्लम से रिलेटेड वीडियो को जरूर देखिए और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बुक चाहे जो भी हो आप सभी क्वेश्चन को बनाइए। फिर भी अगर समस्या रह जाती है तो आप अपनी बात को आसानी से कमेंट सेक्शन में रख सकते हैं। हम निश्चित रूप से कमेंट के पूरे जानकारी को, कमेंट से संबंधित सभी समस्याओं का समाधान, सॉल्यूशन आपको अगले वीडियो में या कमेंट के स्थान पर ही उत्तर के रूप में प्रेजेंट करेंगे। थैंक यू।